अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खान और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। तो जनाब, अभी जो आपने ये गाना सुना और आपने ये सोचा होगा कि ज़रियाब और अनवार ने तो ग्रीटिंग्स नहीं दी, लेकिन क्या वजह है कि ये गाना हम आपको सुना रहे हैं? तो इसके पीछे वजह ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप 2024 का ऑफिशियल तराना आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जारी कर दिया है और माइकल टेनू ने ये गाना जो है उसको तैयार किया है और तराने को म्यूजिक वीडियो के साथ हमने देखा कि किस तरीके से लॉन्च किया गया, फिर जिसमें 8 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट यूसेन बोल्ट, क्रिकेट स्टार क्रिस गेल, अली खान और शिव नारायण, चंद्र पॉल और दीगर करीबी शख्सियात शामिल हैं। अच्छा, ये सारे इतने मुश्किल नाम होते क्योंकि किसी का ताल्लुक किसी और कंट्री से है, किसी और का ताल्लुक किसी और कंट्री से है। तो मेरे ख्याल से जितने भी हमारे एंकर्स हजरात दोस्त हैं ना, वो इस बात को समझ चुके होंगे। बिल्कुल ऐसी। और इस तराने को ग्रैमी अवार्ड याफ्ता गुलकार शॉन पॉल और सोका सुपरस्टार केस ने गाया है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का ये जो आगाज है वो 2 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने जा रहा है और अब टूर्नामेंट शुरू होने में सिर्फ 30 दिन बाकी रह गए हैं और सारी नजरें जो हैं वो है पाकिस्तानी टीम की तरफ, जिसकी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जो कि आगे चलकर हम अपने सेगमेंट में भी उसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, भी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। हम अपनी आईनी हुदूद को बखूबी जानते हैं, आर्मी चीफ का वाज़ेह पैगाम। इंतखाबात में मुबैना धांधली, तहरीक इंसाफ व्हाइट पेपर जारी करेगी। महंगाई में वाज़ेह कमी, गाड़ियों की कीमतों में लाखों की कमी। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड कौमी टीम की 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19 में वाज़ेह तौर पर आज़ादी इजहार और इजहार राय की हदूद मुतय्यन की गई हैं। जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय पर आयद की गई वाज़ेह क़यूद की बरमला पामाली करते हैं वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि हम अपनी आइनी हदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। ये बातें उन्होंने की हैं जब कल पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से उन्होंने खिताब किया था। इसके साथ दफ्तर खारजा में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा है कि अड्डे देने से मुतालिक सोशल मीडिया पर चलने वाली जो तमाम बातें हैं वो भी बेबुनियाद हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने शहजाद अकबर के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए कहा कि शहजाद अकबर के इल्ज़ामात को भी मुस्तरद करते हैं कि अपने शहरियों को निशाना बनाना ये कतई तौर पर हमारी पॉलिसी नहीं है और उनके जो इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद हैं, सियासी हैं और गलत हैं। बिल्कुल। और ऐसे में सदर आसिफ जरदारी साहब के हवाले से बड़ी अहम खबर है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी की सदारत से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि ये जो एक अहम डेवलपमेंट है यकीनी तौर पर बड़ी मैटर रखती है। क्योंकि दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद मियां नवाज शरीफ साहब है, जहां पर वो अपनी पार्टी में बहुत एक्टिव नजर आते हैं और हर कोई बड़े से बड़ा ओहदा उनको देने के हवाले से उनकी पार्टी सरगर्म रहती है। बिल्कुल। ऐसे में सदर आसिफ अली जरदारी ने क्यों इस ओहदे से इस्तीफा दिया, बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। बहरहाल अब आते हैं सियासी मामलात की तरफ कि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि मेरी और इसहाक डार की तकर्रियों की कोई खास वजह नहीं है, काबीना अभी तक नामुकम्मल है, मजीद तकर्रियां हो सकती हैं। और मौलाना फजल रहमान के मिलियन मार्च के हवाले से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान से बातचीत होती रही है और होगी भी, क्योंकि मौलाना की समझने और अपनी बात समझाने की हम कोशिश जरूर करेंगे। उनके मार्च से सख्ती करने का हमारा कोई इरादा नहीं, मामले को खुश असलूबी के साथ तय किया जाए। बिल्कुल ऐसी। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 300 सफ़हात पर मुश्तमिल व्हाइट पेपर शाया करने जा रहे हैं, अवाम के नोटिस में लाना चाहते हैं कि कैसे मैंडेट छीना गया। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कह रहे हैं कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है लेकिन अभी तक इसमें कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई है। फिल वक्त किसी से डील या मुज़ाकरात की कोई बात भी नहीं चल रही है। उधर फवाद चौधरी अपने पुराने लबो लहजे में वापस आते हुए भी हमें दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से वो एग्रेशन में बात करते हैं। उनका कहना है कि बानी पीटीआई इमरान खान को अपनी जंग हारनी नहीं चाहिए। अगर बानी पीटीआई ये जंग हार गया तो फिर पाकिस्तान अफ्रीका का कोई मुल्क बन जाएगा, ये कहना है फवाद चौधरी का, और फिर पाकिस्तान में आइन और कानून की बहस ही खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमेरिका के सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की और पहली खातून वजीर आला पंजाब मुंतखब होने पर उन्हें मुबारकबाद भी पेश की है।
और ये तमाम अहम खबरें हैं जो कि हम देख रहे हैं। और अभी एक और अहम डेवलपमेंट भी है मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से। कल रात को उन्होंने कराची में जलसा किया और वहां पर भी वो खूब गरजे बरसे, मतलब ये कि वो जलसा करें या कहीं मीडिया से गुफ्तगू करें, मौलाना फजलुर रहमान इज नॉट कमिंग स्लो। हाँ, इसी पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन करें सीनियर तज्जियाकार मुजम्मिल सुहरावर्दी साहब। सुहरावर्दी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए एंड वेरी गुड मॉर्निंग। ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अस्करी क़यादत से मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? ये बातें हर वक्त ही किसी न किसी मीडिया की हेडलाइंस की जिनत बनी रहती है, किसी भी चैनल की। अब कल आर्मी चीफ ने जो बातें की हैं उसमें तहरीक इंसाफ के लिए भी आपको लगता है कि कोई पैगाम था? देखिए, मैं इस वक्त दो तहरीक इंसाफ देख रहा हूँ। एक तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान में सियासत कर रही है, जिसमें बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद खैसर, शहरयार अफरीदी और शेर अफजल मरवत और ये सब लोग लीड कर रहे हैं, गंडापुर साहब भी किसी हद तक। और एक पीटीआई ओवरसीज है जिसमें शहजाद अकबर हैं, शहबाज गिल हैं और जुल्फी बुखारी हैं और लोग हैं, पीटीआई यूएसए के सदर हैं, तो एक वो हैं। इन दोनों के लबो लहजे में हमें बहुत फ़र्क नज़र आता है, इन दोनों की पॉलिसीज़ में हमें बहुत फ़र्क नज़र आता है। तो जो ज़ुबान इदारों के ख़िलाफ़ पीटीआई ओवरसीज से इस्तेमाल की जाती है वो पीटीआई पाकिस्तान से नहीं की जाती। जो गुफ्तगू वहाँ है वो यहाँ नहीं है। अब जो डेली टेलीग्राफ का आर्टिकल है वो मुझे पीटीआई ओवरसीज की जुबान लगती है, वो पीटीआई पाकिस्तान की जुबान नहीं लगती है। तो जो आर्मी चीफ ने भी कल सोशल मीडिया के हवाले से बात की है, ट्रोलिंग के हवाले से बात की है, मेरे ख्याल में उसमें पीटीआई ओवरसीज का ज़्यादा अमल दखल है। शायद पीटीआई पाकिस्तान में से इस वक्त वो काम कम हो रहा है या उनके लीडर ये काम नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन पाकिस्तान का डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया एक पाकिस्तान की रियासत के लिए एक मसला ज़रूर हमें नज़र आता है। आज तो वैसे ही आज़ादी इज़हार का दिन है, फ्री प्रेस का दिन है, आर्टिकल 19 का दिन है और हम सब आज़ादी इज़हार पर मुकम्मल यकीन रखते हैं और मेरे ख्याल में आज़ादी इज़हार पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। लेकिन फेक प्रोपेगेंडा, ट्रोलिंग, कैरेक्टर असैसिनेशन आज़ादी इज़हार नहीं है। यही बात शायद आइन में भी लिखी है और यही बात शायद आसिम मुनीर साहब भी कर रहे हैं। ठीक है मुजम्मिल साहब, आज़ादी इज़हार का जो जिक्र है वो मौलाना फजलुर रहमान भी हमें करते दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं असम्बलियाँ बेची गई हैं, ऐवान सदर का सौदा किया गया है। उनके इतने गुस्से की आपको क्या लगता है, क्या वजह आप समझते हैं? सदर वो बनना चाहते थे, ये भी पहले इत्तलात आती रही। अब आपको लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तरह से उन्हें मना पाएगी? जिस मिलियन मार्च का वो जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से हुकूमत पर चढ़ाई कर रहे हैं, बिलावल को भी उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ को भी उन्होंने कहा कि हुकूमत छोड़ें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत दें। देखिए, पहली बात तो यह है कि मौलाना के समधी 2 दिन पहले जाती उम्रा में मरियम नवाज और नवाज शरीफ के पास मौजूद थे। तो ऐसी बात नहीं है कि मौलाना के और हुकूमत के राब्ते नहीं है। दूसरी बात यह है कि मौलाना का मिलियन मार्च हो, मौलाना का कराची का मार्च हो, उसको रियासत अपने लिए ख़तरा नहीं समझती है, मौलाना के लबो लहजे के बावजूद। मौलाना ने ऐसे मार्चेस पहले भी किए हैं, अब भी कर रहे हैं। वो एक दायरे के अंदर और आइन और कानून के अंदर रह के अपना एहतजाज करते हैं, जिसको रियासत मुस्बत नज़र से देखती है। आप इसका कंपैरिजन तहरीक इंसाफ के एहतजाज से नहीं करेंगे। 9 मई के बाद रियासत उनके एहतजाज को मुस्बत नज़र से नहीं देखती है और उनके एहतजाज को रियासत जो है वो दहशतगर्दी की नज़र से देखती है। तो ये फ़र्क देखना पड़ेगा। अब वैसे तो पिछले दिनों कराची शेर अफजल मरवत साहब भी गए थे, उन्होंने भी एक रैली निकाली थी। इस मौके पे कुछ गिरफ्तारियां हुई थी, फिर बिलावल भुट्टो ने उन सब लोगों को रिहा करा दिया था। शेर अफजल मरवत ने उस रिहाई पे बिलावल का शुक्रिया अदा किया, लेकिन बाद वो ट्वीट उनसे पीटीआई ने डिलीट करवा दिया। लेकिन अब कंपैरिजन कर लें कि कराची में पीटीआई की रैली और मौलाना के जलसे में से किसका बड़ा था, तो फिर नजर आएगा कि सही ऑपोजिशन कौन सी। तो फिर ऐसे में मुजम्मिल साहब, आपको लगता है कि जैसे सब स्ट्रीट पार की बात कर रहे हैं, जो कि मौलाना साहब तो अच्छे तरीके से फिलहाल करते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन पीछे हमें उस तरीके से पावर पॉलिटिक्स करते हुए नजर नहीं आ रही। मैं अगर स्ट्रीट स्ट्रेंथ के हवाले से बात करूं तो आने वाले दिनों में मौलाना साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर कोई बड़ी तहरीक चला सकते हैं या मिल जाएंगे, मिल बैठेंगे? ये तो आग और पानी का मिलाप होगा ना। मौलाना की बैटल ग्राउंड केपी है, वो केपी में उनकी जमात जो है पीटीआई से इलेक्शन हारी है।
वो कोई मुस्लिम लीग नून से तो इलेक्शन नहीं आ रहे हैं पंजाब में, या वो कोई आप समझिए सिंध में भी वो कोई कराची में कोई पीपल्स पार्टी से तो उस तरह इलेक्शन नहीं आ रहे हैं, सिवाय 2-3 सीटों के जो लाड़काना की जहां वो सुमरो साहब लड़ते हैं। अदरवाइज तो उनका बेसिक गिला तो पीटीआई से है। अगर वो पीटीआई से हाथ मिला लेंगे तो अपनी बैटल ग्राउंड लूज कर लेकिन जाएंगे। एक जो जुमला हम हमेशा सुनते हैं और आपने भी अक्सर अपने तज्जिये में कहा है कि ज़रियाब सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं होता, तो यहाँ पर नुक्ता इंजमात कैसे हो जाए? इसलिए कि अगर तहरीक इंसाफ ऐसा चाहती तो वो मौलाना फजलुर रहमान को अपना सदारती उम्मीदवार बना सकती थी। वोट ज्यादा थे मौलाना फजलुर रहमान के पास, बलोचिस्तान में भी, केपी में भी, मरकज में भी। उन्होंने तो महमूद खान अचकजई को बनाया ना, जिसके पास बलूचिस्तान में एक भी वोट नहीं था। तो वहां से इमरान खान की प्रेफरेंस तो सबके सामने आ गई कि वो मौलाना नहीं है, हालांकि असद कैसर उन्हें मिल रहे थे। लेकिन नुकता कोई कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ना था ना। अगर नवाज शरीफ ने मौलाना को आगे लिया था तो फिर उन्हें पीडीएम का सरबराह बनाया था, उन्हें क़यादत दी थी, उनके पीछे खुद आके खड़े हो गए थे, तो मौलाना ने वो क़यादत के लिए उनके साथ आके खड़े हुए थे। तो अभी हमें तहरीक इंसाफ के अंदर तो नजर आता है कि गंडापुर उनको डीआई खान की एक सीट देने को तैयार नहीं थे। अगर हालांकि अगर आपने मौलाना के साथ चलना है तो आप पहली सीट एडजस्टमेंट करते और डीआई खान से जो सीट मैंने किया है वो मौलाना को दे देते सीट एडजस्टमेंट में, तो हम कहते हैं मौलाना और पीटीआई ने इकट्ठे लड़ना है। लेकिन जब आप वो एक मौलाना को कहते हैं हम आपको डेरा इस्माइल खां में घुसने नहीं देंगे और घुसकर मारेंगे डेरा इस्माइल खां में, फिर आप मुझे कहती हैं कि नुक्ता इंजमात भी है और इकट्ठे भी हो जाएंगे, तो कोई कॉम्प्रोमाइज तो कहीं पीटीआई को सिखाना पड़ेगा। जरिए आपको सिर्फ गुफ्तगू से तो सुलह नहीं हो जाएगी। मुझे क्यों सिखाना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा, या शायद बाकी दारों को सिखाना पड़ेगा? और उसकी कोशिश वो पिछले मेरे ख्याल से 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही। सरवर्दी साहब, पता नहीं पीटीआई के कान पे जू नहीं रेंग रही या इदारों के कान पे जू नहीं रेंग रही। देखना पड़ेगा किसके कान बंद है 2 साल से, कौन नहीं सुन रहा और किसके कान की जरूरत है हमें। और अभी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ व्हाइट पेपर जारी करने जा रही है उसको किस तरह से देख रहे हैं? मुबैना धांधली की बातें की जा रही हैं, यही तमाम बातें 2018 में मुस्लिम लीग नून भी हमें करती दिखाई दे रही थी। तो फिर कौन से ऐसे इलेक्शन थे जिसमें ऑपोजिशन ने जीतने वाली पार्टी पर धांधली का इल्जाम ना लगाया हो? मेरे ख्याल में 2008 के इंतखाबात के नताइज सबने कबूल किए थे। 2013 में जुडिशल कमीशन में इंतखाबात को धांधली से पाक करार दिया गया था, तो ऐसी बात भी नहीं है, उसमें जुडिशल कमीशन बना था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंतखाबात के जो नताइज हैं उनकी आलमी सतह पर कबूलियत ही इंतखाबात की कबूलियत है। जब दुनिया के ऑब्जर्वर्स आते हैं, जब इंटरनेशनल पावर्स इंतखाबात के नताइज में बनने वाली हुकूमत को मान लेती हैं, तो फिर ऑपोजिशन कमजोर हो जाती है। हमने बांग्लादेश के मामले में देखा कि इंटरनेशनल पावर्स ने कहा कि वहां धांधली हुई है, लेकिन पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से ऐसा नहीं हुआ है। हमें नजर आता है यूरोपियन यूनियन, यूएसए, यूके, जहां इतनी लॉबिंग भी की गई और लॉबिंग फर्में भी पीटीआई की तरफ से हायर की गई, वहां सब जगह से मौजूदा इंतखाबी नताइज को कबूल कर लिया। अच्छा सरवरी साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट की सालिसी का किरदार अदा करने का कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपना मीडिएशन का रोल प्ले करे, ये पीटीआई की तरफ से मुतालबा है, मतलब अपने हक में कह लीजिए या मामलात के हक में कह लीजिए, आपको लगता है कि किस हद तक की दुरुस्त मुतालबा है? ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है, क्योंकि हमने तो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर ज़ेली अदालतें हो, उन सबको फैसले करते हुए देखा है, सुना है। सियासी मुज़ाकरात आपको नहीं लगता है कि ये पहली बार होगा? अगर ऐसा हुआ भी है, ये हो भी सकता है, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी आपको लगता है कि मौजूदा हालात में हो सकती है? नहीं, उमर अताब बंदियाल साहब जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने उनकी कोर्ट ऑर्डर्स पे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, पीटीआई और हुकूमत के दरमियान नए इंतखाबात पर मुज़ाकरात हुए थे और उन इंतखाबात, वो मुज़ाकरात बेनतीजा रहे थे। एक स्टेज पर मुआहदा हो भी गया था, लेकिन फिर इमरान खान साहब ने वो मुआहदा नहीं माना था। तो सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी सालसी के लिए कह चुकी है कि आपस में सियासी जमातें मिलकर बात कर लें। फिर जब 8 फरवरी के इंतखाबात की बात थी तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाकर सदर ममलिकत के साथ इंतखाबात की तारीख पर मुफाहमत करें, जिसके बाद 11 फरवरी से 3 दिन तारीख पीछे आके 8 फरवरी हो गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट माजी में ऐसा करता रहा है, लेकिन इसने जब वो सालसी का कहता है तो फिर दोनों फरीकैन को लचक दिखानी होती है। ये नहीं होता सालसी में कि एक फरीक अपने मौक़िफ़ पर डट कर दूसरे को कहे ये मेरी बात मान ले, वो तो सालसी नहीं हो सकती है। तो इलेक्शन कमीशन 11 फरवरी को कह रहा था, सदर ममलिकत ने पहले कोई और तारीख दी हुई थी, फिर दरमियान में 8 फरवरी पर बात हो,
पीडीएम और पीटीआई के दरमियान चीफ जस्टिस के कहने पे मुज़ाकरात हुए, उसमें को जुलाई की डेट इलेक्शन की आ रही थी, पीटीआई वो डेट नहीं मानी, कुछ हुकूमत आगे आई, कुछ पीटीआई को आना चाहिए था। मैं ऐसा नहीं कहता कि ऐसा पहले नहीं हुआ, किसी भी कौमी बहरान के नतीजे में हुकूमत और अपोजिशन को इकट्ठे बैठने का कहा जा सकता है। ठीक है, दूसरा पार्टी बैठने को तैयार तो हो जाए, और अगर वो कहे कि हम दूसरी पार्टी को नहीं मानते और हम हुकूमत को नहीं मानते, हमने तो बात ही आए फौज और आईएसआई से करनी है, तो फिर उन्हीं से ही मुसालित कर लें जाके। ठीक हो गया। और दूसरी तरफ एक और मामला भी है चेयरमैन पीएसी का, जिसके लिए शेर अफजल मरवत का जो नाम फाइनल किया गया है, ये पहले भी हुकूमत की तरफ से ही पैगाम आया था कि बतौर चेयरमैन पीएसी शेर अफजल मरवत का नाम नहीं लिया जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर जगह फिर ऐसा ही बंदा क्यों चाहिए जो कि मामलात को सुलझाता हुआ तो हमें नहीं दिखाई देता, बल्कि उलझाने की कोशिश ही करता है? देखिए, पहले तो ये था, ये अपोजिशन को पीएसी का, चेयरमैन पीएसी का ओहदा देना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तय हुआ था मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान, जिसके बाद चौधरी निसार जब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बन गए। जब खुर्शीद शाह लीडर ऑफ द अपोजिशन थे तो वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बन गए और लीडर ऑफ द अपोजिशन बनता था। फिर जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो इन्होंने कहा कि हमें शहबाज शरीफ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कबूल नहीं है, तो अपोजिशन कोई और नाम दे, हमें ये नाम कबूल नहीं है। फिर शराइत लगाई गई कि ऐसा नाम दें जिसके ऊपर कोई केस ना हो करप्शन का, उसको हम बनाएंगे, और हमें ये नाम भी कबूल नहीं। बिलाखिर वो कुरा राना तनवीर साहब के नाम निकला, क्योंकि अपोजिशन नाम देती थी और असद कैसर साहब रिजेक्ट कर देते थे। मेरे ख्याल में ये मुकाफात अमल का अब शिकार है पीटीआई। जो खेल उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ और हुक्मरान जमात के साथ 2018 में खेला, आज वो उसका खुद शिकार है कि अब वो जो नाम देते हैं वो यार सादिक साहब रिजेक्ट कर देते हैं, जिस तरह पहले असद कैसर साहब रिजेक्ट कर देते थे। वो असूल बेहतर था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा, लेकिन चूंकि पीटीआई ने खुद वो असूल तोड़ दिया उस वक्त, अब वो उसका खुद शिकार है। बहुत सारे मामलात में पीटीआई मुझे मुकाफात अमल का शिकार ज्यादा नजर आती है। अच्छा, एक और इंतहाई अहम सवाल मुजम्मिल साहब, कहा यह जा रहा था कि राना सनाउल्लाह साहब को मुशर दाखिला की जिम्मेदारी मिलेगी। अब आप आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं, क्योंकि हम देख तो ये रहे हैं कि नवाज शरीफ की टीम के जो बंदे हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के इर्द गिर्द खड़े हो रहे हैं। अब ये बंदे आपको एक्चुअली में लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म के इर्द गिर्द खड़े हो रहे हैं या फिर किसी और के इर्द गिर्द हसार बना रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, क्योंकि शायद वो मैसेज किसी और को कन्वे करना चाह रहे हैं? राना सनाउल्लाह तो 10 साल शहबाज शरीफ के लॉ मिनिस्टर रहे हैं और उन्होंने शहबाज शरीफ की कैबिनेट में 10 साल काम किया है, बल्कि उन्होंने कभी नवाज शरीफ की कैबिनेट में तो राना सनाउल्लाह ने काम नहीं किया है। उन्होंने तो अब तक काम किया है तो शहबाज शरीफ के साथ एज चीफ मिनिस्टर 10 साल काम किया है और उसके बाद एज प्राइम मिनिस्टर उनके साथ इंटीरियर मिनिस्टर काम किया है। तो मेरे ख्याल में ये उनकी और शहबाज शरीफ की वर्किंग रिलेशनशिप ज्यादा है बनिस्बत, मुझे नहीं लगता कि वो कभी नवाज शरीफ की कैबिनेट में रहे हैं राना सनाउल्लाह। तो मैं इस तासुर को नहीं समझता कि नवाज शरीफ के लोग और शहबाज शरीफ के लोग, हम 20 साल से ये गुफ्तगू सुन रहे हैं नून और शीन और नून की, दूसरी जमातें ये गुफ्तगू करती रह गई हैं और नून और शीन ने मिलकर मुल्क में दोबारा इक़्तिदार हासिल कर ली। ठीक है मुज़म्मिल साहब, मरीम नवाज की जो परफॉर्मेंस अभी तक हम देख रहे हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप उनकी परफॉर्मेंस को ओवरऑल किस तरह से देख रहे हैं? हम देख रहे हैं काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही हैं, 32 फील्ड अस्पतालों का इफ्तिताह वो कर चुकी हैं। जाहिर बात है मोबाइल हॉस्पिटल्स भी जो हैं वो अच्छी बात है, लेकिन ऑब्वियसली 2-3 साल तक पता चलेगा कि इन अस्पतालों के साथ क्या बना है। बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, मीडिया पर हमें बार बार नज़र आती हैं, उसकी वजह से भी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी उनकी जनरेट होती है कि वो टिकटॉक पर ज़्यादा फेमस हो रही हैं। लेकिन जो एक साइड पर हम देख रहे हैं किसानों के साथ जो मामला चल रहा है गंदम वाला, उस पर आपको लगता है कि उस पर भी कुछ काम होना चाहिए, उस पर भी बात होनी चाहिए? इस तरह के मसाइल क्यों पैदा हुए, या फिर ये उनकी सियासत के लिए कुछ मसाइल पैदा करेगा? यकीनन किसानों का मसला एक सियासी मसला भी है और माशी मसला भी है, और इस वक्त किसानों की गंदम जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है मैं समझता हूँ। अब एक तरफ सूरत हाल ये है कि हुकूमत के गोदामों में गंदम रखने की जगह नहीं है, क्योंकि निगरान हुकूमत गंदम इंपोर्ट कर गई है। अब ये गंदम हुकूमत खरीद भी ले तो रखे कहाँ, एक कैपेसिटी है गवर्नमेंट की। फिर
क्यों खरीदे। अब इसकी एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी है गवर्नमेंट ने, जो इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी नक्लो हमल है गंदम की, उसकी पाबंदी ख़त्म की है, सूबाई नक्लो हमल की पाबंदी ख़त्म की है। लेकिन मैं समझता हूँ डिज़ास्टर वही हुआ जो आपने निगरान दौर में इम्पोर्ट कर ली और आपको ये अंदाज़ा नहीं था कि आपकी बम्पर क्रॉप आ रही है और आपको नहीं ज़रूरत है इतनी गंदम की। तो मेरे ख्याल में वो एक ब्लंडर निगरान दौर में हो गया है जिसका खमियाजा ये हुकूमत भुगत रही है। बाकी जहाँ तक आपने टिकटॉक की बात की, तो सबसे पहले तो बानी पीटीआई टिकटॉक पे आए और फिर हमें बताया गया कि देखें जदीद दौर है, डिजिटल वर्ल्ड का दौर है, एक लीडर को टिकटॉक पे होना चाहिए। आप देखें टिकटॉक कितनी इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान में। 8 फरवरी के इलेक्शन में जो किरदार टिकटॉक का है वो ट्विटर का नहीं रहा। तो अगर अब एक चीफ मिनिस्टर खुद टिकटॉक पे है तो उसको तनकीद का निशाना है और दूसरी पार्टी का सरबराह टिकटॉक पे हो तो वो बड़ा कमाल है, वो नई इनोवेशन है, वो जदीद दौर के तकाज़ों से हम आंगी है। तो मुझे कुछ सोच का यहाँ इम्तिजाज नजर आता है। हमें दोनों तरफ एक जैसा सोचना चाहिए। ठीक है। और बजट के बाद आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुख्तलिफ वजारतों का हिस्सा बनने जा रही है, कुछ ये कयास आराइयां भी चल रही हैं। जी, पीपल्स पार्टी चाहेगी। एक राय थी कि मरकज की हुकूमत चलाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, आगे आग का दरिया है, डूब जाएंगे सारे, अनपॉपुलर होते जाएंगे, मुश्किल ही मुश्किल है, ये फैसले कौन करेगा, जो करेगा उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। ये सब हम 8 फरवरी के बाद समझते थे कि मरकज की हुकूमत तो एक जहन्नुम है, सूबों की हुकूमत जो है वो जन्नत है, सूबों की हुकूमत लेनी चाहिए, मरकज की नहीं लेनी चाहिए। लेकिन 2-2.5 माह में तो मरकज की हुकूमत भी दोबारा जन्नत और नखलिस्तान में बदलती नजर आ रही है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, कुछ महंगाई की शरह में कमी नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल में सब नखलिस्तान में दाखिल होना चाहते हैं, लोग जहन्नुम से दूर रहते हैं और जन्नत के करीब आना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा स्टे ट्यून्ड यू पाकिस्तान। वेलकम बैक। पाकिस्तान की जानिब से $13 अरब का कलील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद नए बड़े कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान शेड्यूल तय पा गया है। IMF मिशन 15 मई को बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचेगा। एक तरफ मुस्लिम लीग नून, इत्तेहादी हुकूमत, PIA और दीगर इदारों की निजकारी चाहते हैं, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत की निजकारी की इस पॉलिसी की अब मुखालफत कर दी है और वो ये कह रहे हैं कि PIA और स्टील मिल समेत जो दीगर इदारे हैं उनकी निजकारी के बजाय उन्हें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाए। बिल्कुल, और अगर वफाकी हुकूमत को स्टील मिल्स नहीं चाहिए तो हुकूमत सिंध खरीद लेगी। महंगाई के हवाले से अच्छी खबर है कि मुल्क में गुज़िश्ता माह अप्रैल के दौरान हमने देखा कि महंगाई में इजाफे की शरह 20% से कम होकर 17.3% पर आ गई, लेकिन उम्मीद है कि इसमें मजीद कमी हो ताकि आवाम को सुख का साथ मिले। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत में मजीद कमी का इशारा भी दे दिया है। जबकि दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट यानी कि शरह सूद मुसलसल छठी बार 22% बरकरार रखने का ऐलान किया था। एक इंतहाई अहम ऐलान है कि मजीद छठी बार भी इस पर कहा गया कि यहीं पर बैरियर लगा दिया जाए, क्योंकि कहा जा रहा था कि इस बार पॉलिसी रेट में कमी होगी, ताहम ऐसा नहीं हो सका है और हुकूमत के लिए मालियाती जो खसारा है वो दर्दे सर बन चुका है। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत का इब्तदाई 9 माह में माली खसारा 4,337 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। हुकूमती आमदन 5,313 अरब जबकि खर्चे 9,651 अरब रुपए से भी तजावुज कर गए हैं और इस अरसे के दौरान कर्जों पर जो सूद की मद में है वो 5,517 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। अब हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया है, जहां वफाकी हुकूमत ने नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिमें बंद करने का फैसला किया है। जो लोग टैक्स दे सकते और नहीं दे रहे हैं, अब ऐसे नॉन फाइलर्स की सिम्स को ब्लॉक किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे माहिर मईशत एहसन मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा, अभी हम ये देख रहे हैं कि कर्ज का जो नया प्रोग्राम है IMF की तरफ हम जा रहे हैं, उनका डेलीगेशन भी आ रहा है 15 मई को, लेकिन फिर वही होगा, वही एक महंगाई का तूफान आएगा जब IMF के साथ हम डील करेंगे, उनकी शराइत को मानेंगे, अशराफिया को हम फिर छोड़ देंगे और फिर जो टैक्सेस हैं वो बिजली के बिलों में ही आवाम से लेते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर, आप किसी हद तक बात ठीक कह रहे हो और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारा एक मिजाज, हमारी ब्यूरोक्रेसी का, हमारे फाइनेंस डिवीजन का, हमारे FBR का, कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं के ऊपर हमने लोड डालना है जी। आप अपना नेट बढ़ाने के लिए काम करते, पॉजिटिव काम नहीं करते, आप डंडा पकड़ के काम करते हैं और ये पब्लिक डंडे से बात नहीं मानेगी। जब तक आप इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे
तब तक लोग टैक्स नेट में नहीं आएंगे। एक यही सबसे बड़ी वजह है कि आपकी जो पॉलिसीज हैं उनको लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि एक पब्लिक में, गवर्नमेंट में, फाइनेंस डिवीजन में एक ट्रस्ट डेफिसिट है। अभी ये जो प्लान था ताजर दोस्त ऐप स्कीम जो थी, जिसमें कि ट्रेडर्स को ऑन बोर्ड करना था, अगर देखा जाए, लॉजिकल बात की जाए तो 1200 रुपए महीना किसी ताजिर के लिए कोई बिग डील नहीं है, ठीक है, और साल का 14,000 रुपए। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई ताजर नहीं होगा जो 1200 रुपया टैक्स ना पे कर सकता हो। बस जब आप किसी ताजर के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमें ये प्रॉब्लम है, इस साल तो हम 1200 दे देंगे, अगले साल इसी को 12,000 नहीं कर दिया जाएगा, इस चीज की क्या गारंटी है? ठीक है, क्योंकि आपने जो पीछे पास में देखा है वो यही है कि अगर अनवार साहब पहले 25% के स्लैब में है, उनको 30% के स्लैब में ले आओ। 30% में है तो मतलब आपने मक्खी पे मक्खी मारने वाला काम पकड़ा हुआ है। आपको जब तक इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे लोगों को, और मतलब उसकी एक सिंपल, एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, वो जिसका भी आइडिया था, जो पीआरए ने, जो आप रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं, पहले आप कैश बिल पे करते थे, आपको 16% जीएसटी चार्ज होती थी जी, और वो आप कैश पे करते थे, पता नहीं वो रेस्टोरेंट वाला पे करता था या नहीं करता था। एग्जैक्टली। अब आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड देते हैं तो आपको 11% का वेवर मिलता है, और हर बंदा जी डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है। मलिक साहब, ये जो अभी आप टर्म बता रहे हैं ना, हमने देखा था कि एफबीआर ने सिलसिले में बड़े बड़े सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए थे, बहुत कॉर्पोरेट इवेंट्स भी किए थे लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए कि अगर आप इस तरीके से यूज करते हैं या इस तरीके से चलते हैं तो एफबीआर को खासी मदद मिलेगी। जिसपे हमने ये भी देखा था कि लोगों के लिए आपने जिस इंसेंटिव की बात की ना, वो एक टोकन मनी के आप अपनी लिस्ट लें, आप देखें, आपको पता चलेगा कि आपने जिस जगह से ग्रॉसरी की है आया कि वो एफबीआर में रजिस्टर्ड है या नहीं है, और फिर वो आप अपना जो कूपन होता था वो एफबीआर के अंदर अपना टोकन नंबर डाल दिया करते थे, और मंथली उसके ऊपर एक लॉटरी टाइप हमने देखा था कि मामला चल रहा था। तो आप इस चीज की भी बात करें कि जो आम लोग हैं, जो एक नॉर्मल कंज्यूमर है, वो भी टैक्स रजिस्ट्रेशन की तरफ आए। बिल्कुल आना चाहिए, उसके बगैर हमारे मुल्क का सर्वाइवल नहीं है। बट मैं ये कहता हूँ, आपने एक चीज मिस की कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, सबसे पहले इसको खत्म करना है। मैं समझता हूँ ये आज प्राइम मिनिस्टर साहब या फाइनेंस डिवीजन ये ऐलान कर दे कि ये ताजर दोस्त के तहत जो लोग रजिस्टर्ड होंगे वो 5 साल के लिए इसी परसेंटेज पे चलेंगे, वो कोई कानून उन पे इसकी परसेंटेज को नहीं बढ़ाएगा। आप देखिए इस वक्त 200 का फिगर नहीं है जो ताजर रजिस्टर हुआ हो, तो आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे कि खुद फाइनेंस डिवीजन परेशान हो जाएगा। सिर्फ ये ट्रस्ट डेफिसिट, और जो भी आप ऐलान करते हैं उसका टाइम पीरियड दें। पॉलिसी हर 6 महीने बाद आप एक नई पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, एक नया आइडिया जनरेट करते हैं, और उसके बाद पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है। और सबसे बड़ा फियर ये होता है कि मैं अभी रजिस्टर हुआ तो चौथे दिन मुझे नोटिस आने शुरू हो जाएंगे एफबीआर के, और उसके बाद एक वकील के पीछे भागो, इंस्पेक्टर से नेगोशिएशन करो, तो वो जितना बड़ा मेस है उससे लोग कहते हैं हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, और जिस तरह से अभी आपने ताजरों की बात की, हम जिम्मेदारों की बात कर लें, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर लें, तो फिर भी यही कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो टैक्स कलेक्ट होता है वो जो सैलरी जिन लोगों को मिलती है, जो मुलाजिम हैं, मुलाजमत कर रहे हैं, वहां से सबसे ज्यादा टैक्सेस जनरेट हो रहे हैं। इजी टारगेट है ना जी, जो आप रजिस्टर्ड हैं, मैं रजिस्टर्ड हूं, एट द स्पॉट डिडक्शन पे कर रहे हैं सैलरी में, बट एज ए जो मैं इनकम शो कर रहा हूं, आपके लिए सबसे आसान काम है आप उसकी परसेंटेज बढ़ा दें, और उससे आप अपना आईएमएफ को एक फेज दिखाएं कि जनाब हम यहां से आपका टारगेट पूरा कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अभी जैसे अभी आईएमएफ आपने अभी जिक्र किया 15 मई को आ रहा है। अब मैंने ये पहले भी 2 जगह पे बात की है कि एक आम तासुर ये है कि आईएमएफ ने जो कहना है वो हमने मानना है। ठीक है, उस पे कोई निगोशिएशंस की बात नहीं होती। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है फाइनेंस मिनिस्टर से भी कि इस दफा जब आप आईएमएफ के साथ बैठते हैं तो प्लीज वो जो आपको डिमांड्स देते हैं वो शेयर करें, और आप अपनी निगोशिएशन स्किल से बताएं कि आपने उसमें से ये डिमांड्स टर्न डाउन करवा दी, पब्लिक को पता चले कि उनके इंटरेस्ट में क्या काम हुआ है। मतलब अगर तो आपने यही निकल के बाहर बताना है कि 20 रुपए बिजली का यूनिट बढ़ गया और गैस की इतनी प्राइस हमने बढ़ा दी और पेट्रोल इतना बढ़ा दिया क्योंकि हम नालायक हैं और हम
ना अपना टैक्स नेट बढ़ा सकते हैं, ना अपनी टैक्स कलेक्शन बेहतर कर सकते हैं। तो हमारे पास तो सबसे आसान हल यही है, जिसकी वजह से लोग पाकिस्तान से भी जा रहे हैं। अच्छा भाई साहब, एक आसान हल लोग ये भी कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन भी जो है ना हमारी इकोनॉमी को बड़ा सूट कर सकता है। आपको लगता है कि अगर कुछ इदारों की निजकारी का मामला फौरी तौर पर हल हो जाए तो इससे बड़े ही कुछ खातिर ख्वाह हम लोगों को फवाइद मिल जाएंगे? क्योंकि हमने देखा भी रिसेंटली बिलावल भुट्टो साहब की भी स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा कि अगर वफाकी स्टील मिल गवर्नमेंट से नहीं चल रही है तो वो सिंध को दे दे, हम खरीदने को तैयार हैं। वो बिलावल साहब और सिंध गवर्नमेंट की तो शायद मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता क्या इंटेंशन होगी, बट जो स्टील मिल की जो लैंड है वो बहुत प्राइस है उसकी। अच्छा। तो शायद उनके लिए वो ज्यादा अट्रैक्शन हो बनिस्बत उस फैक्ट्री के। और कितना टेन्योर गुजार चुकी है पीपल्स पार्टी और ये नून लीग वाले मिलके, तो अभी तक तो इनसे ये सेटल नहीं हुआ। अल्टीमेटली आपको प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है, अपना एक्सेस बैगेज अपने ऊपर से उतारना है और उसके बाद ताकि आप स्मूथली आगे चल सके। जैसे अभी ये ऑयल के लिए आपने देखा होगा, ये सऊदीज जो आए थे, तो आप गवर्नमेंट ने 1-2 SROs किए हैं कि कोई भी कंपनी वो यहाँ पे ऑयल को इंपोर्ट कर सकती है और फिर यहां से एक्सपोर्ट भी करेगी और उसके बाद पाकिस्तान में भी वो सप्लाई दे सकती है। ठीक है। बैक एंड पे स्टोरी वो ये है कि आप अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं डॉलर की बाइंग से कि पेट्रोल के लिए जो ऑयल के लिए आपने पेमेंट्स देनी होती हैं। ठीक है। बात ये है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट सिर्फ इतना करे कि लोगों को अगर ऑन बोर्ड कर लेना, मतलब आपके पास भी बहुत अक्लेकुल लोग बैठे हैं लेकिन बाहर भी समझदार लोग बैठे हुए। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, अब भाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है IMF के उस जंगल से निकलना भी हमारे लिए आने वाले सालों में भी हमें लग रहा है कि बहुत मुश्किलात होंगी। तो आपको लगता है फिर एक्सपोर्ट्स पर उस तरह से काम नहीं हो रहा, एनर्जी सेक्टर पर उस तरह से काम नहीं हो रहा, हम सस्ते मंसूबे नहीं लगा रहे बिजली बनाने के, साथ ही साथ फिर हमें यह भी देखना है कि जो मकामी सतह पर कुछ नए प्लान ऐसे डेवलप किए जाएँ, नया बिजनेस ऐसा स्टार्ट किया जाए जिससे पाकिस्तान में ही पैसा रहे? अनवार, बात यह है एनर्जी सेक्टर में काम करने की जरूरत है और उसके बाद ये जो बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट, इस सारी चीजों के लिए ट्रस्ट डेफिसिट खत्म होना बहुत जरूरी है। ठीक है। एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर आपको देना है और प्लस आप कहते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पे अवेल करें। 60 रुपए 65 रुपए बिजली के यूनिट में आप क्या काम करेंगे और मतलब कैसे कंपीट करेंगे मार्केट को? बिल्कुल ठीक है। आपको बेसिकली चीजों को इस तरीके से लेकर चलना चाहिए जैसे मैं समझता हूँ SIFC बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। IT को, मिनरल्स को, एग्रीकल्चर को उन्होंने जो फोकस किया है वो मेरे ख्याल में आने वाले टाइम में उसके बड़े पॉजिटिव और दूरस्थ नताइज पब्लिक को मिलेंगे। ठीक है। बट अगर ये जो थोड़ी बहुत गड़बड़ नीचे लोग करते हैं, जैसे अभी रिसेंटली FBR में भी हुआ। बिल्कुल, मैं उसी तरफ आना चाह रहा था कि FBR के भी कुछ ऑफिसर्स को OSD बनाया गया, तो ये FBR के अंदर क्या चल रहा है? ये FBR में बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ, लेकिन जो जनरली बाय करते हैं हम, वो अपेरेंटली ये लग रहा है कि शायद फाइनेंस मिनिस्टर साहब को ना वो कोशिश की जा रही है कि वो ना चल पाए, क्योंकि आप अभी ये देखिए, ये जो अप्रैल का टारगेट था कलेक्शन का 63 बिलियन की उसमें शॉर्टफॉल आई है। तो मतलब ये नाकामी किसकी होगी? फाइनेंस मिनिस्टर की। और आपने एन बजट से पहले आपने तमाम इंपॉर्टेंट लोग जो बजट में एक कलीदी किरदार अदा करते हैं उनको फारग कर दिया आपने। और मजे की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर अपनी कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हमने जो करप्शन पे लोगों को फारग किया है उनका कड़ा एहतसाब होगा, सब कुछ होगा। लेकिन कल हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि नहीं, ये जो 12 लोग हमने फारिग किए हैं, ये 12 लोग करप्शन पे फारिग नहीं हुए, ये नॉर्मल रूटीन की ट्रांसफर पोस्टिंग है। तो बात ये है कि स्टेटमेंट्स भी मैच नहीं कर रही, स्टेटमेंट्स भी मैच नहीं कर रही। आप हैस्टीनेस में चीजें करते हैं और उसके बाद उनको कवर करना शुरू करते हैं। अभी इमीडिएटली फाइनेंस मिनिस्टर को चाहिए कि वो इंटरवीन करें और उसके बाद जो इनके ग्रीवेंसेस हैं, जो ये 12 लोग जो, क्योंकि एक ओपिनियन ये भी है कि जो चेयरमैन FBR साहब हैं वो 6 माह बाद रिटायर हो रहे हैं। वो पोटेंशियल जितने भी चेयरमैन FBR थे उनसे सीनियर, उनके साथ उनको उन्होंने साइडलाइन करने की कोशिश की कि उनको कंटिन्यूटी मिले। ठीक है। या उनके जो दूसरे पार्टनर हैं, आप कह लें मेंबर ऑपरेशन मीर बादशाह खान साहब, वो शायद
ठीक है, नेक्स्ट स्लॉट में आना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत एहसन मलिक साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। जी वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक के बाद अब आपको बताएंगे कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में शेड्यूल में अगले माह होने वाले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ज्यादातर रुकन ममालिक ने अपने स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान करने में ताखिर का मुजाहरा कर रही है और इस बार में बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी टीम के पुराने और पेचीदा मसाइल जो कि फिटनेस के हैं वो आए रोज मंजर आम पर आ रहे हैं। कल सिलेक्शन कमेटी के अरकान मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक ने दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड का ऐलान किया। ताहम फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के साथ साथ ऑलराउंडर हसन अली और सलमान अली आगा को 18 रुकनी स्क्वाड में वापसी का जो है वो सफर वो भी हमने देखा कि मुकम्मल होता हुआ नजर आया। बिल्कुल, और कीवीज के खिलाफ हालिया होम सीरीज के 17 खिलाड़ियों के स्क्वाड में से जो 2 खिलाड़ी इस 18 रुकनी टीम में जगह नहीं बना पाए उनमें स्पिनर उसामा मीर हैं और फास्ट बॉलर जमान खान शामिल हैं। स्क्वाड में बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब और उस्मान खान की शक्ल में एक मजबूत टॉप ऑर्डर मौजूद है। आजम खान, इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद इरफान खान मिडल ऑर्डर में मौजूद है, जबकि इमाद वसीम, शादाब खान और सलमान अली आगा ऑलराउंडर्स हैं। पेस बैटरी मोहम्मद अब्बास, आफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, हारिस रऊफ, हसन अली और शाहिन शाह आफरीदी पर मुश्तमिल है और अबरार अहमद स्पिनिंग का शोबा संभालेंगे। टीम लाहौर में हम देख रहे हैं कि 4 से 6 मई तक 3 रोज़ा तरबियती कैंप के बाद 7 मई को डबलिन के लिए भी रवाना होगी। जी, तो इस स्क्वाड के बारे में बहुत सारे सवालात हैं, तो चलिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं ज्वाइन करें स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत। हसनैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बता दीजिए वजह क्या है स्क्वाड पर? हम अभी तक देख रहे हैं कि पीसीबी खामोशी, बड़ी चुप साधे हुए हैं, कुछ अभी तक सिलेक्ट नहीं हो पा रहा कि हमने किसको भेजना है, क्या करना है, मतलब क्या वजह है, आपको क्या नजर आ रहा है कि क्यों अभी तक हम लोग टीम की सिलेक्शन नहीं कर सके? ज़रिया आपको और अनवार को गुड मॉर्निंग। देखिए, जो मैंने ये खबर भी दी थी आज से 2 दिन पहले कि ये जो स्क्वाड है ये भेजने की आखिरी तारीख हमारे पास 1 मई तक थी, तो ये स्क्वाड हमने भेज दिया है और ये सिर्फ पब्लिक नहीं किया गया क्योंकि बाबर आजम और कुछ सिलेक्टर, 1-2 सिलेक्टर ऐसे हैं जो ये चाहते थे कि हम अभी स्क्वाड को पब्लिक ना करें क्योंकि बहुत सारी बातें स्टार्ट हो जाती हैं और फिर उसमें हम जाके बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो अब जो मेरी खबर है उसके मुताबिक हमने स्क्वाड तो भेज दिया है, लेकिन आयरलैंड की सीरीज के बाद एक आध मैच हम जब इंग्लैंड का खेलेंगे तो उसके बाद हम स्क्वाड जाके अनाउंस करेंगे क्योंकि उसके उस तक वहां तक जो है बाबर आजम को भी पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी और जितने भी प्लेयर्स हैं उनको पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी कि क्या उनकी कैपेबिलिटीज, और उसके बाद इंतजार भी किया जा रहा है। बाबर आजम इस जो 18 रुकनी स्क्वाड है इसमें आप देखिए कि मोहम्मद रिजवान इंजर है, इसमें इरफान खान नियाजी इंजर है, इसमें हारिस रऊफ इंजर है, ये अभी तक कोई भी प्लेयर फिट नहीं है, इवन आजम खान भी इंजर है। सो 18 में से आपके 14 प्लेयर फिट है, 4 प्लेयर इंजर है, इनको 7 कैरी इस वजह से किया जा रहा है कि ये टीम के साथ रहें और वहीं से फ्लाई करें ये अमेरिका के लिए। लेकिन अभी तक इनकी जो इंजरी है उसमें बहुत सारी एम्बिग्विटीज हैं, कोई क्लियरेंस नहीं है, तो वो वेट किया जा रहा है कि हम जाके जब डिसीजन करें तो ताकि ऐसा डिसीजन हो कि जो इंजरीज को सामने रख के किया जाए कि कौन हमारे साथ जा सकता है और कौन हमारे लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले फिर जिस तरह से आप यही बात कर रहे हैं कि 7 T20 बैनुल-अक़वामी मैचेस हमारे पास मौजूद हैं, इन मैचेस में अब हमें कितनी बार अपने लड़कों को चेक करना पड़ेगा? हमने न्यूजीलैंड की सीरीज में भी देखा है, तमाम टीमें हम देख रहे हैं कि वो लोगों को अपनी टीम्स को अनाउंस कर चुकी हैं। इतना वक्त आपको लगता है पाकिस्तानी टीम को लेना चाहिए? जिस तरह से पाकिस्तानी टीम में क्रिकेट खेली जाती है, जिस तरह से पाकिस्तानी टीम में हम कहते हैं कि पैसा लगाया जाता है, किसी और खेल को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता, उसके बावजूद हम इतनी कंफ्यूजन का शिकार हैं। अनवार, ये आपका $1 मिलियन क्वेश्चन है। देखिए, अब हकीकत ये है कि बाबर आजम हो गए, रिजवान हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, नसीम शाह हो गए और 2-3 प्लेयर, फखर जमान आप ले लीजिए, तकरीबन इस स्क्वाड के 7 से 8 प्लेयर्स ऐसे हैं अनवार जो कि पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हैं। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि स्याह सफेद के मालिक है, लेकिन उसके बावजूद भी रोटेशन पॉलिसी हो रही है, उसके बावजूद भी हम किसी को मिडिल ऑर्डर पे ट्राई कर रहे हैं, किसी को हम बॉलिंग में ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वहां पे ट्राई नहीं कर रहे जहां पे मैं और आप कह रहे हैं। हम किसी को एज ए ओपनर ट्राई नहीं कर रहे, हम किसी को बाबर आजम के बैकअप के तौर पे तैयार नहीं कर रहे, क्योंकि खुदा न ख्वास्ता देखिए वर्ल्ड कप 1 महीने का इवेंट है, कुछ भी हो सकता है, इट्स अ क्रिकेट।
तो हमने अभी तक तो बाबर आजम के नायब का जो है वो ऐलान नहीं किया। और आप देखिए कि जब अजहर महमूद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो कह रहे थे कि हो सकता है कि हम बाबर आजम को भी ड्रॉप कर दें, लेकिन बाबर आजम पूरी सीरीज में ड्रॉप नहीं हुए। बाद में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो ड्रॉप होके तो क्या करता, वहां पे टीम कौन खिलाता, कॉम्बिनेशन किस तरह ट्राई होते। तो पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जिस तरह मुझे और आपको सिर्फ जो है वो ख्वाब फरगोश में रखा जाता है या आवाम को ख्वाब फरगोश में रखा जाता है, एक्चुअल पिक्चर नहीं बताई जाती। और जब एक्चुअल पिक्चर हम बताते हैं तो उसके बाद ये नाराज हो जाते हैं। मसला ये है कि यही टीम है पिछले आपकी 5-6 साल से, और इसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि अच्छा हसनैन, बड़ा दूर से सवाल आया है, इतना दूर से नहीं है कि आपको ना सुनाई दे सके, लेकिन यूं समझ ले कि जहां से हम सुनते हैं वहीं से किसी की बड़ी दरीना ख्वाहिश है। वो पूछ रहे हैं कि बाबर द ग्रेट के साथ कैसे दोस्ती की जा सकती है, बॉब्जी द किंग के साथ दोस्ती कैसे की जा सकती है कि एन मोमेंट से पहले हसन अली टीम में ऐड हो जाते हैं। देखिए ये तो कोई हसन अली से पूछे। देखिए इस मुल्क के साथ मेरिट के साथ कत्ल है। आप देखिए कि इस मुल्क का हाल देखिए कि हसन अली जो कि पौने 2 साल पहले T20 का मैच खेले थे, वो आउट ऑफ नोवेयर T20 वर्ल्ड कप में आ गए। तो आपकी एक सितम जरीफी है। आप ये देखिए कि 2023 का वर्ल्ड कप हसन अली खेल रहे हैं, आप ये देखिए कि एशिया कप हसन अली खेल रहे हैं। उसके बाद क्या क्वालिटी है हसन अली और फहीम अशरफ में। अभी तो शुक्र पड़िए, पूरी कौम शुक्र पड़े कि फहीम अशरफ कहीं नहीं आ गए, ठीक है, नहीं तो वो भी आ जाते हैं, वो 8 टपकते हैं। और उसके बाद जो इनकी परफॉर्मेंसेज है वो आपके सामने है। देखें उनके साथ बाबर आजम के साथ जो दोस्ती है ना, ये इसके लिए जरा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, उनके साथ क्रिकेट खेलनी पड़ती है। किसी न किसी फ्रेंचाइज में बॉब्जी द किंग कहना पड़ता है, बॉब्जी द किंग कह लेगा, कर लेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 2 दफा तो आपने कह दिए, 2 से ज्यादा दफा तो आज सुबह से ये कह चुके, तो नहीं इसका मतलब आपको भी टीम में जगह मिल जाएगी दोनों को। अच्छा मैं तो कोशिश करूंगा कि बाबर आजम से मुलाकात हुई तो उनको कहूंगा यार कि अनवार भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपके फैन भी हैं, तो किसी तरह जो है इनको एज ए मीडिया मैनेजर साथ ले जाए, क्योंकि दोस्ती है ना, दोस्ती अनवार भाई की भी, और वो अपने दोस्तों को अकोमोडेट करते हैं। लेकिन अपने दोस्तों को अकोमोडेट करने में ना जरा मसला ये है कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो रहा है और ये घर की टीम बन के रह गई है। जो लोग डोमेस्टिक में देखे खा रहे हैं उनको जो है वो उनका कोई हाल नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं कल वो जो पिछले प्रोग्राम में मैंने बात की थी ना कि हम डोमेस्टिक कवर करने नहीं जाते, तो कल मैं डोमेस्टिक कवर करने गया तो भाई मीडिया बॉक्स का दरवाजा बंद है। मेन बॉक्स पे गए, वहां पे जाके, क्योंकि चौकीदार तो आपको नहीं जानता होता, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड को हमने तारुफ करवाया भाई कि हम आईसीसी एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं, पीसीबी एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं, हम फलां इदारे से हैं। तो उसके बाद जाके उन्होंने कहा फोन करवाएं, फोन करवा के फिर अंदर जाने दिया। तो इस तरह की जब डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ खिलवाड़ करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। एग्जैक्टली। अच्छा एक सवाल मैं इसी में ऐड करना चाह रहा हूँ। आप डोमेस्टिक क्रिकेट की अब बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेटर जो हैं हम उनको नहीं पूछते हैं, लेकिन विद इन द टीम जो परफॉर्म करके गए हैं, आमिर जमाल भी हैं, वसीम जूनियर भी हैं, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। और एक और चीज भी क्लियर कीजिएगा साथ ही साथ कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में अब यही है कि स्पिन कंडीशंस मिलेंगी, इसको भी एक तो क्लैरिफाई कर दीजिएगा। अगर उसामा मीर की वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह बनती है और उन्हें अगर आपको लगता है कि ड्रॉप किया गया है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ शादाब खान की वजह से ड्रॉप किया गया है? ये 2 सवाल हैं। देखिए आमिर जमाल असल में गेम का हिस्सा नहीं है। आमिर जमाल को आपने कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में भेजा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो भी जाता है वो कुर्बानी का बकरा बन के वापस आता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, उसके नसीब अच्छे थे कि उसने ऑस्ट्रेलिया में गया, परफॉर्म कर गया, वो हीरो बन के आया। एक सवाल ये है कि वो T20 क्रिकेट में मार खाता है। अनवार मसला ये है कि आपको अपने जो एसिड्स हैं उनको तराशना पड़ता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो ना पूरे बॉलर हैं ना पूरे बैटर हैं, लेकिन हर शख्स ये कहता है कि उनमें इंग्रेडिएंट सारे मौजूद हैं कि वो पूरे बैटर भी हैं, पूरे बॉलर भी हैं, लेकिन उनको बनाया क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वो खतरा है, वो थ्रेट है, वो आपकी दोस्ती यानी गेम के ऊपर थ्रेट है, वो आपके दोस्तों यारों में नहीं आते। और फिर जो आपने उसामा मीर की बात की, तो ये तो देखिए कि आप उसामा मीर 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने मार खाई, उन्होंने एशिया कप में मार खाई, उन्होंने हर सीरीज में मार खाई। पिछले मैच में हमें ये लगा कि उसामा मीर एक ऐसा बॉलर बन सकता है जो हमें वर्ल्ड कप में विकेट्स दिलवाएगा, लेकिन हमने उनको एकदम से टीम से बाहर कर दिया, क्योंकि वो खतरा है कुछ दोस्तों के लिए। चंद दोस्त ऐसे हैं जिनको बाबर आजम अकोमोडेट करना चाहते हैं, और ये दोस्ती यारी जो है ये कहीं ना कहीं तबाही हमारी टीम की बनेगी। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप एक ऐसी चीज है जो आपने सवाल किया ना कि स्पिन, देखिए इस वर्ल्ड कप में आपके अमेरिका के 12 दिनों के बाद आपको स्पिन डोमिनेटेड विकेटें नजर आएंगी। कैरेबियन प्रीमियर लीग में स्पिनर्स का राज रहेगा,
उसी तरह की प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के बैटर्स को होंगी जिस तरह की प्रॉब्लम पाकिस्तान को 2023 के वर्ल्ड कप में हुई थी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि उसी तरह की प्रॉब्लम पाकिस्तान के बॉलर्स को भी हो सकती है, क्योंकि आपकी जो दुनिया की टीमें हैं वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो स्पिनर्स का पूल हमारे पास है उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो 40 रन दे के तो 1 विकेट ले लेते हैं। वो ऐसे स्पिनर्स नहीं है कि जो 24 रन दे के 3-4 विकेट लेते हैं। तो हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, लेकिन एक मुझे सिर्फ जो एक उम्मीद की किरण ये है कि जब हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर किसी किस्म की एक्सपेक्टेशन नहीं करते ना, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स रिजल्ट दे देते हैं। जब इनको हम बना चढ़ा के पेश करते हैं तो फिर रिजल्ट जो है उम्मीदों के बराबर नहीं आते। अच्छा, दूसरा ये भी है ना कि हसन, हमारा हर स्क्वाड के ऐलान होने से पहले हम लोग टीम को ऑन भी तो नहीं करते, और जब टीम चली जाती है और टीम परफॉर्म कर रही होती है और परफॉर्मेंस देते हुए वो वैसा परफॉर्म नहीं कर रही होती कि जैसे उसको देनी चाहिए वर्ल्ड कप के हवाले से, किसी भी सीरीज के हवाले से, तो जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है वो भी उसे डिसोन करती है और फिर ये कहती है कि ये कैलकुलेशन हमने नहीं की थी, ये बाबर आजम ने की थी, बिल्कुल कैप्टन की कैलकुलेशन थी। देखिए, जब आपके कप्तान बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे, जब आपके कोचेस पावरफुल होंगे या फिर सिलेक्टर्स पावरफुल होंगे, तो जो एक शख्स पावरफुल होता है ना, नजला उसी पे गिरता है। जरा आप ये बात याद रखिएगा। आपका ये पूरा प्रोग्राम है तो ये कोई ना कोई जो है एक प्रोड्यूसर चला रहा होगा या एक सीनियर प्रोड्यूसर चला रहा होगा ना, तो कोई इसमें बंड हो जाएगा या कोई मामलात हो जाएंगे, तो बेसिकली जो है वो तमाम तर मुद्दा उस पे आएगा, क्योंकि बाकी सारे प्लेयर्स होते हैं, बाकी एक टीम होती है। हमारे साडा प्रोड्यूसर तो फिर सिलेक्शन कमेटी का फिर क्या जरूरत है? फिर जो कैप्टन है उन्हीं को सिलेक्शन कमेटी का हेड बना दिया जाए। मसला ये है सिलेक्शन कमेटी का कि सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान में पावरफुल नहीं होती। सिलेक्शन कमेटी तब तक पावरफुल होती है जब तक कोई ऐसा कप्तान होता है कि जिसको घर से बुला के कप्तान बना दिया जाता है। जो कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आके थोड़ा सा मजबूत हो जाता है, अपने कदम जमा लेता है, वो अपने आप को स्याह सफेद का मालिक समझना शुरू हो जाता है। और ये प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट के साथ आज की नहीं है, बल्कि 1980s या 1970s की चल रही है कि जो भी कप्तान आता है जिसने 1-2 सीरीज अच्छी जीती है, एक आध इवेंट अच्छा जीता, शारजा कप जीत गया, एशिया कप जीत गया या फिर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया, वो आके अपनी मनमानी करता है। और जो शख्स अपनी मनमानी करेगा, आप देखिए ना कि बाबर आजम के कहने पे स्क्वाड अनाउंस नहीं हो रहा, बाबर आजम के कहने पे उसामा भी बाहर बैठे हैं और हसन अली को लाया गया, तो अल्टीमेटली कल जब रिजल्ट आयरलैंड का या इंग्लैंड की सीरीज का ऊपर नीचे आएगा तो हम मुरद इल्जाम किसको ठहराएंगे? क्योंकि हम मीडिया वाले, हमें पता है कि कहां से डिसीजंस आते हैं, कौन कौन डिसीजन करता है, कौन कितना पावरफुल है, तो जो जितना पावरफुल होता है फिर मुरद इल्जाम उसी को ठहराया जाता है। ठीक है। और अभी इन फ्यूचर की जो ओपनिंग जोड़ी है उस पर भी जरा बता दीजिए कि फखर जमान और साइम अयूब आपको लगता है कि ओपन करेंगे या फिर 1 डाउन पर मोहम्मद रिजवान मौजूद होंगे? क्योंकि कैप्टन के भी हवाले से कुछ मामलात हैं। दम निकले। अब तो मुझे ये लगता है कि साइम अयूब तो दूर की बात है, अगर साइम अयूब एक मैच और फेल हो गए तो मैं आपको ये बड़े बावसूख जराए से कहता हूँ कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक दफा फिर आपको पाकिस्तान की ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, जिस तरह वो पहले ओपनिंग करते थे। पहले तो उनका जो दोनों जो थे उनकी इतनी मिस्टेक्स दुनिया पे वाजे नहीं थी, फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलते थे। अब पूरी दुनिया को पता है कि रिजवान कहाँ पे फंसते हैं, बाबर आजम स्पिन पे थोड़ा सा फंसते हैं। तो खुदा न ख्वास्ता अगर साइम अयूब आयरलैंड के दौरे में किसी ना किसी मैच में अगर फेल हो गए तो ये बैकएंड पे चल रहा है, और बाबर ये बात अपने करीबी जराए से कर चुके हैं कि मैं वापस रिजवान को लेके आऊंगा और बाबर और रिजवान की जोड़ी होगी। और फिर तीसरे पे कौन खेलेगा, चौथे पे कौन खेलेगा, पांचवे पे कौन खेलेगा, हम बैठ के यही डिस्कस करते रहेंगे पूरी आयरलैंड, इंग्लैंड और वर्ल्ड कप की सीरीज में। ठीक है। और उस्मान खान के हवाले से भी क्लैरिफाई अब कर दीजिएगा, क्योंकि यही कहा जाता रहा है कि ओपनर वो बड़े अच्छे साबित हो सकते हैं लेकिन उन्हें वो मौका नहीं दिया जा रहा। देखिए, उस्मान खान, मसला यह है कि उस्मान खान ने पीएसएल में एज ए ओपनर परफॉर्म किया। उस्मान खान के उसके बाद देखिए कि उस्मान खान ने 1 डाउन की पोजीशन पर परफॉर्म किया, लेकिन आपने पहले उनको 5वें नंबर पे डाला, फिर चौथे पे डाला, फिर तीसरे पे आए। तो तीसरे पे आए तो उन्होंने अपना इंटेंट जरूर शो किया है। उस्मान खान, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के हवाले से मैं आपको एक बात जरूर बता दूं, ये आपको आयरलैंड के दौरे में भी नजर आएंगे, ये आपको इंग्लैंड के दौरे में भी नजर आएंगे और ये आपको वर्ल्ड कप में भी नजर आएंगे। कंसीडरिंग टू द परफॉर्मेंसेज, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि ये वर्ल्ड कप के बाद रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन वर्ल्ड कप तक जितना कुछ उन्होंने दाव पे लगाया, जितनी उन्होंने वापसी की है, जितनी उनके साथ कमिटमेंट्स हैं, वर्ल्ड कप तक आपको ये स्क्वाड में नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं उस्मान भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे और इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास। जितने बड़े इन्होंने डिसीजन दिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को किसी न किसी हद तक इनको अकोमोडेट करना होगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम आपको एक ऐसे होटल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी दीवार से लेकर उसके फर्श तक हर चीज़ 24 कैरेट गोल्ड के वर्क से सजाई गई है और इस होटल में खाने की ट्रे से लेकर सोफे तक हर चीज़ पर ही सोना चढ़ा हुआ है। यहाँ तक कि जो वहाँ पर स्टेक भी मौजूद हैं उसको भी सोने के वर्क में लपेट कर पेश किया जाता है और ये जो होटल है ये वियतनाम में मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है और गोल्डन एज इस होटल का नाम है और ये दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल है जिसकी हर चीज जो है वो सोने से ढकी हुई है और उसे देखकर हर कोई ही हैरान रह जाता है। तो गोल्ड टाइल टॉप फ्लोर इंफिनिटी पूल और इस होटल का ये सबसे शानदार हिस्सा है जो कि वहां पर आने वाले जितने भी लोग हैं, विजिटर्स हैं, वो बेहद पसंद करते हैं। अब इस पूल की जो हर टाइल है उसके ऊपर भी सोने की सुनहरी परत चढ़ाई गई है। मतलब बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुझे ये लग रहा है। और दूसरा ये भी कि ये फ्लोर शहर का खूबसूरत नज़ारा भी पेश करता है। मतलब जिस बिल्डिंग में ये होटल है वहां पर ये वाला जो फ्लोर है उस होटल का, जो पूल वाला फ्लोर है, वो ही खासा लोगों को जो है ना बड़ा फैंटेसाइज कर देता है। बिल्कुल ऐसी और कुछ मनाजिर भी हैं जो हम अपनी स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं कि हर जगह पर जो गोल्ड है 24 कैरेट गोल्ड है उसका इस्तेमाल किया गया है। इवन वो आपका कमोड है या टॉयलेट सीट भी जो है बिल्कुल ऐसे ही है। जो सिंक है वहां पर मौजूद है, जो शावर लेने की जगह है वो भी हम देख रहे हैं कि वो सोने से सजाई गई है। ये होटल वियतनाम के शहर हनोई के खूबसूरत क्यांग डू झील के किनारे पर तामीर किया गया है और इस होटल का हर एक कमरा ही सोने से सजाया गया है। यहाँ तक कि सुनहरी बाथटब जो कि हम देख रहे हैं जिसका हमने आपसे जिक्र भी किया है, सिंक और टॉयलेट भी कंप्लीटली गोल्ड प्लेटेड है। और जब इसकी अमाउंट आप लोग सुनेंगे तो आप और हम सभी हैरान रह जाएंगे क्योंकि 22 मिलियन पाउंड की खती रकम से इसको तैयार किया गया है। तो 25 मंजिला ये होटल है जिसे 11 साल के अरसे में मुकम्मल किया गया है। इस होटल में 400 कमरे हैं जिनमें एक ही थीम के हिसाब से उसे डिज़ाइन किया गया है। उस होटल में कमरों का जो फी रात का किराया है पर नाइट स्टे जो आपको पे करना पड़ेगा वो 250 पाउंड से शुरू होता है। यानी कि अगर हम पाकिस्तानी उसको कन्वर्ट करते हैं तकरीबन 1 लाख रुपया पर डे बन रहा है। अच्छा, ये तो सिर्फ आपको रहने का पे करना है ना, खाने पीने की एक्सपेंसेस जो हैं वो डेफिनेटली वो अलग हो जाएंगे। तो 400 कमरों पर मुश्तमिल 25 मंजिला प्रॉपर्टी अमेरिकन वेंडम होटल्स ब्रांड के तहत काम करेगी। तो ये खासा एक इंटरेस्टिंग है और मेरे ख्याल से वो लोग जो कि साहिब हैसियत हैं अगर कभी भी वो वियतनाम जाएं, शौकीन हैं, बिल्कुल तो जरूर इस होटल को विजिट करें और हमें याद करें कि हमने आपको बताया था कि जनाब फलानी जगह पर ऐसा होटल मौजूद है। लेकिन अनवर जब आप इस होटल में जाएंगे तो आपके इर्द गिर्द इतना गोल्ड होगा, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा बंदा कभी कभी ऑफ भी हो जाएगा कि यार मुझे लगता है कि जो लोग जाएंगे कहीं चुराने की कोशिश ना करें, कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश ना करें। तो शायद उन्होंने एक प्रॉपर सिस्टम रखा होगा, प्रॉपर वो अपने रूम्स को तमाम चीजों को वो चेक करते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यकीनी तौर पर बड़ी अमेजिंग ये एक इन्वेंशन ही इसको कह सकते हैं जहां पर जो भी टूरिस्ट जाते हैं जो कि गोल्ड लवर हैं। हमने यूएई में देखा है कि बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जिनको गोल्ड प्लेटेड करवाया गया है अमरातीज की तरफ से, जो कि जिनकी वेल्थ के बारे में भी मैं थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था। तो 120 फैमिलीज हैं और $1 ट्रिलियन के करीब उन सबकी नेटवर्थ है। ये ऐसे लोग, इतना पैसा आता कहां से है इनके पास? बस ये शेखों पर अल्लाह की रहमत है, अरबों पर अल्लाह की रहमत है। तो बहरहाल ये भी मुझे लग रहा है कि जो प्रोजेक्ट है बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसको कंप्लीट किया गया है और बड़ी दिलजमी से इसको बनाया गया है, जो तस्वीर भी हम देख रहे हैं। खैर एक और भी खबर है आपके साथ शेयर करने के लिए जो कि एंटरटेनिंग तो इतनी नहीं है लेकिन खतरनाक बहुत ज़्यादा है। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा से ये हम आपको रिपोर्ट करें जहाँ खातून के घर में 8 फीट लंबा मगरमच्छ घुस आया जो कि किचन में फंस गया, जो कि किसी भी इंसान के लिए मेरे ख्याल उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक तरीन वो सीन हो। मैं तो ये सोच रही भी, आपने कहा ना कि किसी भी इंसान के लिए, ये तो भी हम मैं मगरमच्छ वाली स्टोरी भी कंप्लीट करती हूँ लेकिन 2 रोज पहले मैं अपने घर के लॉन में ना वॉक कर रही थी, ठीक है ना, और वहां पर एक बिल्ली थी हमारे दरख्त के नीचे ना, तो वो जैसे होते ना कुछ ढूंढना अपने लिए कुछ खाना पीना। अब मैंने कहा ना ये मुझे तंग कर रही है ना मैं इसको कुछ कहूंगी तो दोनों लगे रहते हैं। मतलब वो एक मतलब स्ट्रीट कैट थी, मैं वॉक कर रही हूँ। अचानक पता नहीं अनवार उसको क्या हुआ और बिल्ली एकदम मेरे ऊपर से छलांग मारी है। अनवार बिल्ली ने ऐसे छलांग मारी
और मैंने ऐसे दौड़ लगा दी और मैं भागती भागती अपने घर गई। अच्छा, घर से बुरा मतलब अंदर कमरे की तरफ गई, लॉन से, जाहिर सी बात है कारपोर्ट्स का एरिया, फिर आपके इस तरीके से, और अमूमन कुछ घरों के दरवाजे थोड़े भारी होते, तो हमारा जो एंट्रेंस गेट है ना लॉन से अंदर जाने वाला, वो थोड़ा सा भारी दरवाजा है। अब वो मुझसे कपकपाहट में खुल नहीं रहा था और मैं अंदर जाके सोफे पे बैठ गई हूँ। तो जब मैंने देखा तो कोई नहीं था वहां पर और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं आज रुखसत हो जाऊंगी। बिल्ली तो ये तो फिर मगरमच्छ है। एनीवेज, इस मगरमच्छ को कंटिन्यू करते हैं। आपकी तो बात हो गई बिल्ली वाले वाकये की, लेकिन जो मैरी हॉलन की हम बात करें, अमरीकी खातून है, वो ये बता रही हैं कि शाम के बाद वो घर में टीवी देख रही थी, जब उन्हें अपने दरवाजे पर कुछ आवाज महसूस हुई और ऐसा लगा जैसे कोई जबरदस्ती उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो मैरी हॉलन ये बता रही हैं कि जब वो दरवाजे को चेक करने गई हैं तो उन्होंने तकरीबन 8 फीट के मगरमच्छ को अपने किचन के दरमियान फंसा हुआ देखा है, जो कि किचन में फंस जाने की वजह से वहां से मूव भी नहीं कर पा रहा था। और खाना उसके बाद होगा ना उसने, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मगरमच्छ उन्होंने कहा कि मेरी स्क्रीन डोर को धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ और किचन के दरमियान में ही फंस गया, और मगरमच्छ के फंस जाने से किचन कैबिनेट का जो निचला हिस्सा है उसको भी नुकसान पहुंचा है। और उनका ये यकीन है कि मेरे घर के जो करीब वहां पर कोई पॉन्ड, लेक, झील, तालाब जो भी होगा वहां से निकल कर वो आया है। जी बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने रेस्क्यू को कॉल की जो कि मगरमच्छ को पकड़ने के लिए आए। और फिर आप देख भी लीजिए विजुअल्स। मैरी हॉलन ये भी बताती हैं कि ये एक नया तजुर्बा था जो कि मुझे जंगली हयात के साथ रहना सिखा रहा है। अगरचे मगरमच्छ मेरे घर से जा चुका है, लेकिन उसकी तस्वीरें हमेशा मेरे पास रहेंगी, उसकी यादें ताज़ा करती रहेंगी। अच्छा, मुझे तो उस बिल्ली ने बड़ा ही डरा दिया था। कभी आपके साथ ऐसा हुआ अनवर? कोई तो एक ऐसा वो होगा ना, इंसेक्ट होगा या कोई एनिमल होगा कि जिसने आप पर अटैक किया हो, कभी आपको भी ना और आप भी? अच्छा, मुझे प्रॉब्लम है, लिजर्ड से बड़ी प्रॉब्लम है कि जिस जगह पे हो उस कमरे में मैं नहीं जाऊंगा। अगर वॉशरूम में है तो उस वॉशरूम को मैं यूज नहीं करूंगा। अगर चूहा कहीं पर मौजूद है और अच्छा, मुझे लगा था सिर्फ मेरे हस्बैंड का मसला है या अनवर का भी मसला है। अगर कहीं पे नजर है मैं फौरन से बेड पे चढ़ जाता हूँ और मैं सब शोर डालने लग जाता हूँ कि इसको यहाँ से फौरन निकाला जाए। तो हर किसी के वो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं को डर होता है, बिल्कुल होता है। जी, तो ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक के बाद हमारा ये जो सेगमेंट है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग खवातीन के एतबार से है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि मेरे ख्याल से अब मेल हो या फीमेल दोनों के लिए ही ये एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमें अपना ख्याल रखना है। अगर हमने अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छा जूता हमने पहनना है, तो हम लोगों को आइडिया होना चाहिए कि हम लोग जो है वो पर भी काम करना, अपने लुक्स पर भी काम करना चाहिए, क्योंकि कपड़ा भी उस वक्त तक नहीं खिलता जब तक आप खुद ना खिल रहे हैं। और वैसे भी अब गर्मियों का सीजन आ चुका है, तो हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो मजीद चेंज होती चली जा रही है। तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है वो किस हद तक चेंज होनी चाहिए, और उसके अलावा गर्मियों के अंदर आपने अपनी स्किन के ऊपर किस हद तक मेकअप अप्लाई करना है, और सैलून्स इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं CEO एवेंचर पार्क शानजे समरीन फैज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शानजे साहिबा, कैसी हैं आप? अच्छा शानजे साहिबा, ये एक बड़ा ही इसको कहते हैं कि हाँ ऐसा टॉपिक है कि जिसके आप कहाँ से शुरू करें हमें नहीं पता चलता। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ये जो सैलून एंड स्पा का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली क्या, क्योंकि अब हमने ये देखा है कि एक ही चीज के अंदर, जगह के अंदर ना सेक्शन ये भी बना दिया, सेक्शन वो भी बना दिया, सेक्शन वो भी बना दिया। जैसे आप किसी बड़े मॉल में शॉपिंग के लिए चले जाते हैं ना, अब सैलून में कैटेगरीज वहां पर हैं, जैसे एस्थेटिक्स भी हैं, तो उसको एक पहले हम क्लियर कर लें। हाँ देखें, सैलून इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री। फ्रॉम द डे वन जब शुरू हुआ था तो सैलून हुआ था, और उसी में आपके मसाजेस और ये सब हो रहे थे, आपके फेशियल्स एंड ऑल दैट। जी, विद टाइम ट्रांजिशंस के साथ, लोगों की अवेयरनेस के साथ इन पाकिस्तान फिर स्पा का कॉन्सेप्ट आया कि स्पा एज अ सेपरेट एंटिटी ऑल टुगेदर। बिकॉज स्पा के आपका स्टाफ बिल्कुल अलग होता है, उसके मैकेनिक्स अलग होते हैं, उसकी टेक्निक्स अलग होती हैं। एक हेयर स्टाइलिस्ट फुल सर्विस सैलून में हो सकता है, लेकिन हेयर स्टाइलिस्ट आपका महसूस नहीं हो सकता। So वो उसके प्रेशर पॉइंट्स अलग होते हैं। नाउ यू आर प्लेइंग, फर्स्ट यू आर प्लेइंग विद द लुक्स, स्पा में यू आर प्लेइंग विद योर टोटल वेलबींग, जिसमें आपके फुल ऑन बॉडी रैप्स पे आ जाते हैं, बॉडी मसाजेस आ जाते हैं। एंड मसाज लोग करवाते क्यों हैं? आई नॉर्मली आस्क माई क्लाइंट्स के वाई आर यू गोइंग फॉर दिस, वाई दिस पर्टिकुलर वन। सो प्रॉब्लम क्या है? अगर आप जिम गोअर हैं एंड आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, स्टिफनेस है, तो फिर आप स्पोर्ट्स मसाज के लिए जाएं। डीप टिश्यू इज़ नॉट फॉर यू, ठीक है? अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, आपका सारा दिन रन अराउंड बच्चों के पीछे आप भाग रहे हैं, देन यू गो फॉर लूमी लूमी और
अपवर्ड मूवमेंट मसाज, जिसमें आपकी बॉडी के ब्लड फ्लो ऊपर की तरफ जाए. सो यू नो लाइक डिफरेंट स्किन, इट्स होल आयुर्वेदा एंड होल साइंस इनटू द मसाज इन्वॉल्वड है, जो कि हम देख रहे हैं कि बाकी सैलून्स पर उसको उस तरह से फोकस नहीं किया जाता है. एक नॉर्मल तरीके से सैलून्स चल रहे हैं और वो ये कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं कि तमाम जो भी फैसिलिटीज हैं वो वहां पर रख लें और सिर्फ पैसे बनाने के लिए उनको यूटिलाइज किया जाता है. ट्रस्ट में सैलून में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है अगर आप ढंग से काम करें. अगर आप सही प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं और आपने अच्छा क्वालिफाइड एंड ट्रेन स्टाफ रखा हुआ है, सो इट बिकम्स एट टाइम्स वेरी चैलेंजिंग, बिकॉज आपने कस्टमर को या क्लाइंट को वही प्रोवाइड करना है जो आप अपने लिए पसंद करते हैं. बिल्कुल ऐसे ही. ठीक है. अच्छा, अभी इस वक्त के जो मेकअप ट्रेंड्स हैं, वैसे सवाल तो ये आपका ही है, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ कि जो इस वक्त के मेकअप ट्रेंड्स हैं वो क्या चल रहे हैं? वेरी मिनिमल. ठीक है. वेरी मिनिमल. अगर इवनिंग टाइम है, बोल्ड लिप्स, आप सिर्फ इवनिंग टू मॉर्निंग टू इवनिंग ट्रांजिशन में आप सिर्फ आपका लिप कलर चेंज हो रहा है. ठीक है. ग्राफिक आईलाइनर्स बहुत ज़्यादा इन है यंग जनरेशन में एंड सब में. हाँ, वो अगर 40s या 50s में आप ग्राफिक लाइनर लगाते हैं तो उसको कैरी करना आपको आना चाहिए. It's like, you know, every look, every makeup you do, like everybody cannot pull off red lipstick. Exactly. So वो आपको कैरी करना आना चाहिए. So it's dependent on your personality. या आप कहाँ पे हैं, आप किस जगह पे हैं. अब आप एक फ्यूनरल के अंदर नहीं जा सकते, बिल्कुल, और आप एक शादी के अंदर बिल्कुल डल होके नहीं जा सकते. लेकिन आजकल जो एक वबा चली हुई है, दैट्स लाइक नो मेकअप. एग्जैक्टली. जी. नो मेकअप. तो ये क्या है, ये टर्म, ये लॉजिक क्या है, समझ से बाहर है. और नो मेकअप कहकर इतना मेकअप थोप दिया जाता है, सब कुछ तो यूज हो रहा है. हाँ, देखो, नो मेकअप में होता है कि यू आर नॉट यूजिंग अ लॉट ऑफ कंसीलर्स एंड स्टफ. नॉर्मली अगर आप देखें तो ग्लोई स्किन, ड्यूई स्किन, कोरियन ग्लास स्किन, इस चीज़ के ऊपर सारे भाग रहे हैं. जी. बट वी आर नॉट रियलाइजिंग कि वी आर एशियन स्किन. ट्रू. तो हमारा टेक्सचर है और वो बाय डिफॉल्ट है, वो रहेगा. आप जितना मर्जी उसके ऊपर एस्थेटिक्स करवा लें, कुछ भी कर लें, बट टाइम, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग. ठीक है. एंड इट्स अ हॉबी एंड इट्स एन एडिक्शन. यू नो कि आप एस्थेटिक्स में जाते हैं तो ये कंप्लीट डिफरेंट बॉल गेम इसका स्टार्ट हो जाता है. आपका मेंटल मैप चेंज हो जाता है. मतलब यू डोंट लाइक योरसेल्फ, यू नॉट हैप्पी विद योरसेल्फ ऑल द टाइम. समझ नहीं आती है कि देखिए मेकअप करने के लिए ही बना है. मेकअप को ये कहने के बाद कि मैंने तो मेकअप किया ही नहीं, हम इस चीज से खवातीन भी क्यों नहीं बाहर निकल कर आ पा रही हैं. एंड नॉट हिम, लेकिन बहुत जगहों पे, मतलब मैं मर्दों के हवाले से भी कहूंगी तो कहेंगे इतना मेकअप तुमने लगाया, भाई तुम्हें तो मेकअप करने का शौक है. तो मुझे लगता है मेकअप तो औरत की खूबसूरती को मजीद बढ़ा देता है ना. और जैसे आप एशियन स्किन के हवाले से बात कर रही हैं, तो हमारी स्किन की रिक्वायरमेंट है कि हम मेकअप करें. देखिए, मेकअप आप अगर अफ्रीकन अमेरिकन को देख लें तो हमसे ज़्यादा दे आर इन डार्कर कॉम्प्लेक्शंस. ठीक है. मेकअप आपकी स्किन को इवन टोन देता है. ठीक है, जिसमें आप राइट बेस यूज़ करें. मतलब अगर एक डस्की कॉम्प्लेक्शन है या वीटिश गंदुमी रंग है, उसके ऊपर आप चिट्टा बनने की कोशिश करें, सो दिस इज समथिंग व्हिच यू आर डूइंग कि यू आर नॉट हैप्पी विद योर स्किन. आपने स्किन को नरिश करना है. एज आई सेड, प्रॉपर फेशियल्स हो, प्रॉपर स्किन केयर हो, आपकी नेचुरल ग्लो आ रही हो, सो आप लाइट कवरेज के साथ भी यू कैन लुक रियली नाइस. देखो, मेकअप क्या करता है, मेकअप आपके फीचर्स को एनहांस करता है. हम एशियंस की आईज बहुत खूबसूरत हैं, हम एशियंस के चीक बोन्स, हमारा फेशियल स्ट्रक्चर्स आर वेरी डिफरेंट. ठीक है, तो उसको एनहांस करें. हम लोग जो ट्रेंड चल रहे होते हैं वो कुकी कटर ट्रेंड के, जी ग्लॉस है तो लिप ग्लॉस यही कलर का लगेगा, तो आई लैशेज ऐसी होनी चाहिए, तो कंटूरिंग ऐसी होनी चाहिए. कंटूरिंग इज नॉट फॉर एवरीवन. ठीक है. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम वो एक गोरेपन की तरफ जाना चाहते हैं, वहां पर फिर हम ये. अच्छा, आप क्या समझती हैं जो सैलून्स हैं या इवन जो स्टाइलिस्ट हैं, वो कितना रोल अदा करते हैं किसी भी इंसान की जो कि अपनी पर्सनैलिटी को, जैसे घर में कुछ खवातीन मेकअप नहीं कर पा रही होती हैं, अपनी एक लुक को डिफाइन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हर एक की एक मखसूस लुक है कि वो उसी में ही अच्छा लगता है. कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट सूट्स नहीं करते. तो स्टाइलिस्ट या सैलून कितने हेल्पफुल हैं उनको मदद पहुंचाने में कि उनकी एक लुक डिफाइन करके उन्हें दे दी जाए? देखिए, ये काम होता है इमेज कंसल्टेंट का, कि आपको कैसी लुक, कैसे कपड़े, कैसी पर्सनालिटी, आपका काम कैसा है, कैसे सूट करेगा. जहाँ पे सैलून्स आ जाते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आपकी स्किन के लिए क्या बेहतर है. आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन स्किन. आपकी स्किन जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपके ऊपर हर चीज लगेगी. अच्छा, यहाँ से एक सवाल ले लीजिए. हम अमूमन ये देख रहे हैं कि हमारी मार्केट में कोरियन प्रोडक्ट्स का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जबकि हमारी स्किन है एशियन स्किन. तो आपको लगता है कि एशियन स्किन के लिए जो कोरियन प्रोडक्ट्स के फेशियल्स हैं या मास्क हैं, ये सूटेबल हैं, या हमें ज्यादातर जो रिलाय है वो ऐसी प्रोडक्ट्स पे करना चाहिए कि जिसका SPF जो है वो पाकिस्तानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स को सूट करता हो? देखिए, SPF इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोडक्ट्स के अलावा भी आप जब घर में भी ख़वातीन काम कर रही होती हैं, जो नमाज ही पढ़ रही होती हैं,
पानी के छपाके मारती हैं, वजू कर लेती हैं, ठीक है। एक फेस वॉश यूज़ कर लें, अगर आप जितनी दफ़ा आप मुंह धो रहे हैं फेस वॉश यूज़ कर लें, एंड लाइट सा आप लेयर इसका लगा लें। हम इवन चूल्हे पे भी काम कर रहे हैं बिकॉज हमारा ह्यूमिड वेदर है, जस्ट कमरे से बाहर हम नहीं हैं, हम सिर्फ किचन से बाहर नहीं हैं, हम सिर्फ सड़क पे गाड़ी नहीं चला रहे हैं। सो घर के अंदर भी दिस लॉट ऑफ हीट इन एंड आउट, बेशक एयर कंडीशंस हैं लेकिन आप इन एंड आउट हो रहे होते हैं। तो वो SPF इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उसमें। जहाँ तक आप कोरियन प्रोडक्ट्स की बात कर रही हैं, दे आर एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स। देन अगेन उनका लाइफस्टाइल आप देखें ना, आप सिर्फ मुंह पे थोपने से कुछ नहीं होता, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। पानी कितना पीते हैं आप, ग्रीन टी कितना पीते हैं आप अपने खानों में ऑयल की क्वांटिटी कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मतलब हमारे तो ऊपर जब तक तेल तैर ना हो रहा हो तो हमें तो निहारी नहीं लगती है, खाना ही नहीं खाना। सो वो सारी चीजें कंबाइंड होती हैं। आप लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल दीस थिंग्स, मॉडिफिकेशन। और ये जो अवेयरनेस है खवातीन में, नहीं मुझे पता है आपके दिल में जो सवाल आ रहा है वो आप जरूर लीजिएगा, लेकिन सिर्फ उससे पहले मुझे पूछने की इजाजत दे दीजिए कि आपको लगता है, आपने अपनी कॉन्वर्सेशन के स्टार्ट में कहा था ना कि मेकअप अवेयरनेस, सैलून में जब लड़कियां आ रही हैं आपको लगता है कि उनके अंदर वो अवेयरनेस थोड़ी सी बढ़ गई है? जैसे आईब्रोज का एक ट्रेंड हुआ करता था एक जमाने में कि जब तक आर्च नहीं होगी तो वो खम नहीं आया, वो आपकी उठी हुई आईब्रोज होनी चाहिए, लेकिन हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम देखे, अब जितनी बड़ी बड़ी मॉडल्स को देख लें उन्होंने फ्लैट अपनी आईब्रोज रखी होती हैं ताकि वो थोड़ी इनोसेंट फील आए उनकी। क्या ये अवेयरनेस आज की लड़कियों में या खवातीन में आना शुरू हुई है? बिल्कुल है, जेन ज़ी में तो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑल द टाइम दे हैव देयर इंस्टाग्राम एंड पिंटरेस्ट, सो वो डिफरेंट डिफरेंट लुक्स आ रहे होते हैं, दे वांट टू लुक लाइक अ काइली जेनर ऑल द टाइम, यू नो। ये इन लोगों की जो K-pop कल्चर बहुत ज़्यादा इन है, सो इनकी फैंटेसीज टूवर्ड्स इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ एंड देयर इंक्लिनेशन टूवर्ड्स देम, बिकॉज एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बट देन अगेन आईब्रोज एक वेरी पर्सनल थिंग है। आईब्रोज बेसिकली आपका फेस को फ्रेम करती हैं। अब मेरे पे फ्लैट आईब्रोज सूट नहीं करती तो मैं फ्लैट नहीं कराती, ठीक है। किसी पे सूट करती हैं तो उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आपके फेस स्ट्रक्चर पे ये अच्छा लगेगा, आप इसको चेंज कर लें। अगर वो नहीं चेंज करना चाहते इट्स देयर कॉल, यू नो, ये अपने उसके ऊपर है। लेकिन हर फेस के ऊपर एज ए सेट कुकी कटर एक टर्म में यूज़ करती हूँ। सेम आईब्रोज चल रही हैं सबकी, सेम बालों के कलर चल रहे हैं, सेम कट चल रहा है, मतलब व्हाट इज योर इंडिविजुअलिटी इन इट, आपकी अपनी पर्सनल पर्सनालिटी किधर है उसके अंदर। सो व्हाट सूट्स यू, व्हाट यू कैन कैरी वेल एंड व्हाट लुक्स गुड इन ऑन यू, एंड जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, डू दैट। ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया पर हमने बहुत सी तस्वीर, बहुत सी वीडियोस भी देखी, बहुत से सैलून्स हैं जो कि ऑब्वियसली अपनी पब्लिसिटी के लिए भी इस तरह की वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं कि दुल्हन तैयार होने आई है, तो वो जो दुल्हन तैयार होने आई थी वो दुल्हन नहीं थी जो तैयारी के बाद मिलती है, या फिर जब सुबह मुंह धुलता है, तो इस तरह की कुछ मीम्स भी बनती हैं। तो सैलून्स को भी इस हद तक आपको लगता है कि लुक्स को चेंज कर देना चाहिए कि एक इंसान पहचाना ही किस बात के साथ नहीं खेलना चाहिए? हम तो सिंपल ये कहेंगे। अगेन आई वुड से कि एवरी ब्राइड हैज हर ओन सिग्नेचर एंड हर ओन लुक, ठीक है। हम जो कहते हैं ना सिग्नेचर ब्राइड, तो अगेन वो कुकी कटर कॉन्सेप्ट, सेम आपकी कंटूरिंग चल रही है, सेम आई शेड्स चल रहे हैं, सेम लिप कलर्स चल रहे हैं, सो वो आप एक फैक्ट्री बनाई हुई है, लाइक ठकाठक एक लुक्स निकल रही हैं। अगेन हर एक पे वो लुक सूट नहीं करती है, बट आजकल की जो न्यू ब्राइड्स हैं या न्यू जनरेशन है, दे वांट टू लुक स्पेसिफिकली लाइक दिस। उसका ट्रेंड अभी पिछले कुछ अरसे से चेंज हो रहा है, व्हेन पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स लुकिंग मोर नेचुरल। इसका बड़ा इम्पैक्ट आता है आपकी बहुत सारी फेमस इंडियन एंड पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस, दे वेंट फॉर अ वेरी म्यूट लुक, वेरी नेचुरल, वेरी इनोसेंट काइंड ऑफ डूई मेकअप। वो ट्रेंड एकदम से आपके यहाँ पे पाकिस्तान में भी पिकअप कर रहा है। बट हमारे ट्रेडिशनल में हमें वो लाल जोड़ा हमें चाहिए होता है, यू नो, हमारा एक अपना कल्चरल इम्पैक्ट भी रखना है। अब लाल जोड़े के साथ आप किस तरह का मेकअप करें, दैट इज वेरी। और 80% पॉपुलेशन तो वैसे लाल जोड़े ही पहने, लेकिन जो रिमेनिंग 20% है वो आपने कहा ना कि पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम वाली, उसने अपने लिए अपनी ब्राइडल डे पर कुछ अलग ही पहनने का इंतजाम कर लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। इंडिविजुअलिटीज देयर। शांति साहिबा फॉर जॉइनिंग अस टुडे, और काफी अच्छी टिप्स भी मिली हमें और हमने आपके साथ भी शेयर की। अब ले लेते हैं जरा इजाजत, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।